नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे मीम की बात करने वाले हैं जो शायद सबने देखा होगा। अक्षय कुमार का वो मशहूर डायलॉग, बहन डर गई, बहन डर गई। हाँ, भागम भाग का बहुत मशहूर है। बिल्कुल। प्रियदर्शन की फिल्म भागम भाग का ये सीन आज भी इंटरनेट पर छाया हुआ है। लेकिन क्या हो अगर ये मजाक उस इंसान के लिए मजाक न रहा हो जिस पर ये बना था? अच्छा। क्या हो अगर ये हंसी एक कलाकार के लिए एक बुरे सपने जैसी बन गई हो? मतलब मीम से आगे की कहानी। हाँ, मीम से बहुत आगे। आज हमारे पास अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के एक इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा है, ओके। जिसमें वो इसी सीन, इसी मीम और इसके पीछे की असली कहानी पर बात कर रही हैं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि मीम कहाँ से आया, बल्कि ये जानना है कि कैसे सिर्फ 4 दिन की एक शूटिंग से निकला एक डायलॉग पहले एक मजेदार मीम बना और फिर वही मीम एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगा। एग्जैक्टली। चलिए इस सफर को समझते हैं। और ये सफर देखिए बहुत कुछ बताता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं, बल्कि हमारी अपनी ऑनलाइन दुनिया के बारे में भी। आज हम 3 हिस्सों में इस कहानी को देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये सीन और मीम बना कैसे, मतलब सेट का माहौल कैसा था और एक छोटे से गेस्ट रूम के पीछे की सोच क्या थी। ठीक है। फिर हम उस सबसे ज़रूरी और सच कहूँ तो परेशान करने वाले हिस्से पर आएंगे कि कैसे एक मजाक अपनी सारी मासूमियत खो देता है और किसी की असल जिंदगी की मुश्किलों का मखौल उड़ाने का जरिया बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है जिसे हम उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भागम भाग के सेट से। स्रोत में तनुश्री दत्ता बताती हैं कि उनका कोई बड़ा रोल नहीं था, सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस था। अच्छा, सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस? हाँ, और जिसके लिए उन्होंने कुल 4 दिन शूटिंग की। सिर्फ 4 दिन? बस 4 दिन। ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी होती है ना कि 4 दिन का काम किसी एक्टर की इतनी बड़ी पहचान बन सकता है। और यहीं से पता चलता है कि आर्ट और फेम कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। सही बात। आप एक फिल्म में 2 घंटे का लीड रोल करते हैं, हाँ। और लोग शायद उसे भूल जाते हैं। हाँ। और कभी आप बस 4 दिन के लिए सेट पर आते हैं, कुछ सीन शूट करते हैं और उनमें से एक पल आपको हमेशा के लिए अमर कर देता है। ये दिखाता है कि स्क्रीन पर बिताया गया समय उतना मायने नहीं रखता जितना उस पल का इम्पैक्ट। बिल्कुल। इस केस में 4 दिन के काम ने एक ऐसी पहचान बना दी जो आज लगभग 2 दशक बाद भी जिंदा है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है उस सेट के माहौल के बारे में। हाँ। भागम भाग जैसी फिल्म जो स्क्रीन पर इतनी मजेदार और केओटिक लगती है, उसके सेट का माहौल कैसा रहा होगा? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। और तनुश्री दत्ता के मुताबिक सेट पर सब कुछ बहुत प्रोफेशनल और डिसिप्लिन था। प्रोफेशनल? हाँ, ये प्रियदर्शन की फिल्म थी और प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा था। हर कोई बस अपना काम कर रहा था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक कॉमेडी फिल्म का सेट इतना डिसिप्लिन्ड? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। सच कहूं तो यही प्रियदर्शन की सफलता का राज है। अच्छा। हाँ, स्क्रीन पर जो आपको केओटिक कॉमेडी दिखती है वो असल में एक बहुत ही सुनियोजित मिलिट्री लाइक प्रिसीजन का नतीजा होता है। आप सोचिए, उनकी फिल्मों में कितने बड़े बड़े स्टार्स एक साथ होते हैं। अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, राजपाल यादव। हाँ, पूरी फौज होती है एक्टर्स की। बिल्कुल। इतने सारे ईगोज, इतने सारे टैलेंट को एक साथ मैनेज करने के लिए आपको अनुशासन तो चाहिए ही। तो सेट एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलता है, फैमिली गैदरिंग की तरह नहीं। अच्छा। हर एक्टर को पता होता है कि उसे कब आना है, अपना शॉट देना है और जाना है। कोई फालतू समय बर्बाद नहीं होता। इसी डिसिप्लिन की वजह से वो इतनी बड़ी फिल्में समय पर और बजट में बना पाते हैं। और इसी से जुड़ी उन्होंने एक और बात कही, एक बड़ा अजीब सा शब्द इस्तेमाल किया, ठीक ठाक ट्यूनिंग। ठीक ठाक ट्यूनिंग? हाँ, उन्होंने कहा कि सेट पर सबकी एक दूसरे से ठीक ठाक ट्यूनिंग थी। ये सुनने में बहुत न्यूट्रल, बहुत ठंडा सा लगता है। क्या बड़े सेट्स पर माहौल ऐसा ही होता है? कोई दोस्ती यारी नहीं, बस काम? बिल्कुल। और वो शब्द ही पूरी कहानी है। ठीक ठाक ट्यूनिंग एक गेस्ट एक्टर के लिए परफेक्ट शब्द है। कैसे? देखिए, जब आप सिर्फ 4 दिन के लिए किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आप वहां गहरी दोस्ती बनाने नहीं जाते। सही है। आपका मकसद होता है अपना काम प्रोफेशनली पूरा करना, डायरेक्टर को जो चाहिए वो देना और अपना पेमेंट लेकर अगले प्रोजेक्ट पर बढ़ जाना। ये एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता होता है। करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं, दर्जनों स्टार्स हैं, तो वहां हर कोई एक मशीन का पुर्जा है। मशीन का पुर्जा? हाँ, सब अपना काम करते हैं ताकि मशीन चलती रहे। ठीक ठाक ट्यूनिंग का मतलब है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, काम स्मूथली हो गया, बस इतना ही। तो अगर माहौल इतना प्रोफेशनल और ठंडा था और रोल भी सिर्फ 4 दिन का था,
तो एक एक्टर के तौर पर क्या ये निराशाजनक नहीं होता? पर तनुश्री दत्ता ने इसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो इस मौके से बहुत खुश थीं कि उन्हें इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस और इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, भले ही वो एक गेस्ट अपीयरेंस ही क्यों ना हो। और ये एक स्मार्ट एक्टर की निशानी है। स्मार्ट एक्टर। जी हाँ, बाहर से देखने वालों को लगता है कि रोल की लंबाई ही सब कुछ है, लेकिन इंडस्ट्री के समीकरण वो अलग होते हैं। ये एक तरह का करियर इन्वेस्टमेंट था। भागम भाग उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। बिल्कुल। उस फिल्म के पोस्टर पर आपका नाम होना, उसके सक्सेस से जुड़ना, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करना, ये आपके प्रोफाइल को बहुत मजबूती देता है। अच्छा, तो ये विजिबिलिटी की बात है। विजिबिलिटी और एसोसिएशन की। भले ही आपको स्क्रीन टाइम कम मिला हो, लेकिन एक बड़ी हिट फिल्म के साथ जुड़ने का रिटर्न ज्यादा था। उन्होंने इसे सिर्फ एक गेस्ट रोल की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका की तरह देखा। ये एक रणनीतिक कदम था। मतलब ये सब कुछ बहुत कैलकुलेटेड था। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल माहौल में एक प्रोफेशनल एक्टर ने एक प्रोफेशनल फैसला लिया, यहां तक तो सब समझ आता है। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये सारी प्रोफेशनल बाउंड्रीज टूट जाती हैं। वो सीन जो इतने अनुशासित माहौल में बना था, इंटरनेट की दुनिया में पहुंचता है और एक मीम बन जाता है। हाँ। और फिर वो मीम घूमकर उनकी असल जिंदगी में दाखिल होता है, लेकिन इस बार मजाक बनकर नहीं, बल्कि एक हथियार बनकर। हाँ, और यहीं से इस बातचीत का सबसे जरूरी और गंभीर हिस्सा शुरू होता है। क्या बताया उन्होंने? अंडे कहती हैं उन्हें परेशान कर रहे थे, उनके गाड़ी को घेर रहे थे। उफ। तो उस मुश्किल और डरावने समय में लोग उनके इंस्टाग्राम पर आके वही कमेंट कर रहे थे, नहीं, बहन डर गई, बहन डर गई। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है। मतलब एक इंसान असल में खतरे में है, वो डरा हुआ है और लोग उसके डर का मजाक उड़ाने के लिए उसी के काम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो इतना अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। ये क्रूर है, और ये एक बहुत बड़े फिनोमिनन की तरफ इशारा करता है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स, ये क्या होता है? मतलब जब वो सीन फिल्म में था, उसका एक संदर्भ था, वो एक कॉमेडी सिचुएशन थी, एक किरदार था जो डर रहा था। ठीक है। लेकिन जब वो मीम बना तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से पूरी तरह अलग हो गया। अब वो सिर्फ एक इमेज है, एक लाइन है जिसे किसी भी स्थिति पर चिपकाया जा सकता है। तो उन्होंने जानबूझकर संदर्भ को खत्म कर दिया। उनके लिए वो तनुश्री दत्ता नहीं थी जो डर रही थी, उनके लिए वो बस एक मीम था जिसे इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। पर यहीं पर मुझे वो कनेक्शन समझ आ रहा है जिसकी बात आपने शुरू में की थी। कौन सा कनेक्शन? जिस प्रोफेशनल डिटैच्ड माहौल में वो सीन बना था, जहां किसी का किसी से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, सब अपना काम कर रहे थे। वही डिटैचमेंट हमें इंटरनेट पर देखने को मिलता है। ये एक बहुत गहरा और परेशान करने वाला कनेक्शन है। बिल्कुल। जिस व्यावसायिकता और अनुशासन की हम बात कर रहे थे, जहां हर कोई अपना काम करके आगे बढ़ जाता है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, वही अलगाव हमें इंटरनेट पर देखने को मिलता है। हाँ, सही है। ट्रोलर्स के लिए तनुश्री दत्ता एक इंसान नहीं है जिनकी भावनाएं हैं, जिनका डर असली है। उनके लिए वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक मीम है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसके पीछे के इंसान से उनका कोई वास्ता नहीं। बाप रे। तो जिस माहौल में वो सीन बना, वही माहौल उस मीम के हथियार बनने की वजह बन गया। दोनों ही जगहों पर इंसानियत से ज्यादा काम या मजे को तरजीह दी गई। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्या उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? दो मुख्य वजह हैं। एक है डीह्यूमनाइजेशन, यानी अमानवीयकरण, अमानवीकरण, और दूसरा है एनोनिमिटी, यानी गुमनामी। ऑनलाइन दुनिया में, खासकर जब आप एक मीम शेयर कर रहे होते हैं, तो आप उस व्यक्ति को एक इंसान के तौर पर देखना बंद कर देते हैं। वो आपके लिए सिर्फ एक तस्वीर, एक किरदार बन जाता है। तो जब आप बहन डर गई लिखते हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे कि मैं एक असल इंसान के डर का मजाक उड़ा रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं एक फनी मीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल। मीम एक ढाल की तरह काम करता है जो आपको अपनी क्रूरता के परिणामों से बचाता है। और गुमनामी? गुमनामी इसमें और मदद करती है, क्योंकि आपकी कोई पहचान नहीं है तो आपको कोई डर भी नहीं है, आप कुछ भी कहकर निकल सकते हैं। ये कलाकार के लिए कितना कितना अजीब और बेबस करने वाला अनुभव होगा। हाँ, जिस चीज को आपने बनाया, जिस चीज ने आपको शायद और मशहूर किया, वही चीज आपके काबू से बाहर होकर आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। आपकी कला ही आपके लिए एक पिंजरा बन जाती है। बिल्कुल। ये अपनी ही छवि पर से कंट्रोल खो देना है।
आपका काम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है और लोग उसे जैसे चाहे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस डायलॉग को बोलने के लिए आपको पैसे मिले थे, जिसकी वजह से लोग आपको पहचानते हैं, वही डायलॉग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के पल में आप पर ताने की तरह बरसाया जाता है। उफ, ये प्रसिद्धि का एक बहुत ही अंधेरा और कड़वा सच है, खासकर आज के डिजिटल युग में। तो हमने एक मजेदार मीम से बात शुरू की थी और देखिए हम कहाँ पहुंचे। हाँ, बात बहुत गहरी हो गई। हमने भागम भाग के एक अनुशासित सेट को देखा, एक कलाकार के करियर स्ट्रैटेजी को समझा और फिर इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया में उतरे जहां मजाक और बदमाशी के बीच की लकीर मिट जाती है। हाँ मिट जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमने उस ठंडे प्रोफेशनल माहौल और ऑनलाइन दुनिया के क्रूर डिटैच्ड व्यवहार के बीच एक सीधी रेखा खींची। बिल्कुल, ये एक छोटे से इंटरव्यू क्लिप से निकली एक बहुत बड़ी कहानी है और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। अगली बार जब हम कोई मीम, कोई मजेदार क्लिप या कोई जिफ शेयर करें, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि इस हंसी के पीछे जो इंसान है उसकी अपनी क्या कहानी है? क्या हम उस कहानी को जाने बिना अनजाने में किसी के दर्द का हिस्सा तो नहीं बन रहे? और एक सवाल ये भी है कि एक साझा सांस्कृतिक मजाक कब अपनी सीमा लांघ जाता है? क्या वो सीमा तब टूटती है जब उसे किसी की असल जिंदगी की मुश्किल घड़ी में, उसके डर के पल में एक ताने की तरह इस्तेमाल किया जाता है? ये सवाल सिर्फ उस एक मीम के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारे बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर ऑनलाइन दुनिया में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं।